जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 137 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ठीक। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भोजन में जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है MSG का उपयोग किया जाता है। तो ये किस लिए कहते हैं कि उसके लिए समझिए कि मोनोसोडियम जो ग्लूटामेट है यह है क्या, ये जो ग्लूटामेट जो है ये आपको ग्लूमेटिक एसिड का जो है ना एक सोडियम लवण है, ठीक ना। यह जो है ना प्रकृति रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, देखिए टमाटर हो गया, पनीर हो गया, ऐसा में यह पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका देखिए काम क्या है कि ये जो है ना आपको खाद्य पदार्थ जो होता है उसका स्वाद बढ़ाने में भी काम आता है और उसको सुरक्षित रखने में भी काम आता है, ठीक। तो इसका उत्तर देखिए बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक ना। सागर यानी कि समुद्री जल, ठीक ना। समुद्री जल में जो है ना जितना भी घुला हुआ ठोस पदार्थ होता है उसमें से लगभग जो है ना 75% भाग जो है ना NaCl ही होता है, यानी कि क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक। देखिए सुन दिया कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक। इसे साधारण नमक भी कहते हैं, ठीक। जो खाने वाला जो नमक होता है ये NaCl ही होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में जो है नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या है। तो ये देखिए संपूर्ण भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन है ये तो नाभिकीय ऊर्जा का स्थान कितना है, तो ये चौथा स्थान है, ठीक। ये कितना स्थान पर है तो चौथा स्थान में। तो इससे पहले देखिए कौन कौन है, देखिए सबसे पहला स्थान पर है आपको तापीय ऊर्जा, उसके बाद है आपको पनबिजली, उसके बाद है आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय, और चौथा स्थान पर आपको यही कौन सा है तो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। तो कितना परसेंट पर है ये आपको 3% पर है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है, ठीक। देखिए फोटोग्राफी है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, देखिए इसका ये जो है ना आपको फोटोग्राफी में जो है ना अस्थायीकरण के लिए क्या होगा, किसको अस्थायीकरण करने के लिए, तो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है जो उसी को अस्थायीकरण करने में प्रयोग होता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग होता है तो ये सोडियम थायोसल्फेट का होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। देखिए इसका और अन्य यूज क्या है, ये जो आपको चांदी हो गया, चांदी और सोना का जो निष्कर्षण होता है, सोना का जो निष्कर्षण होता है क्या चीज़ तो निष्कर्षण, इसमें भी जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होता है, इनकी विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होता है ये किस अवस्था में, देखिए विषाक्त मस्टर्ड गैस होता है ये सामान्यतः जो है आपको रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर, तो ये रूम टेम्परेचर पर जो है ना आपको ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक ना। द्रव अवस्था में रहता है, ठीक ना। और देखिए इसका यूज किस में चीज़ होता है, देखिए इसका यूज होता है आपको शक्तिशाली हथियार के रूप में इसका है ना यूज होता है, ठीक ना। शक्तिशाली हथियार के रूप में, ठीक। देखिए प्रभावित किस किस चीज़ को करता है, तो ये देखिए आपको त्वचा हो गया, आँख हो गया और फेफड़ा, ठीक ना। इस चीज़ को ये प्रभावित करता है, ठीक ना। इस चीज़ को ये सर्वाधिक प्रभावित करता है। हमसे क्या पूछा है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है किस अवस्था में, तो ये द्रव अवस्था में होती है रूम टेम्परेचर पर। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁷ मीटर से कम होता है तो क्या कहलाता है, ठीक ना। यानी कि एक ऐसा कण है जिसका एक को बीमा जो है ना 10⁻⁷ मीटर से कम है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है आपको नैनो पार्टिकल, ठीक। तो ये किस ऑप्शन दिया तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नैनो पार्टिकल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नैनो प्लग किससे संबंधित, देखिए नैनो प्लग जो है ये एक प्रकार का सुनने का यंत्र है, क्या है ये तो ये सुनने का यंत्र है, ठीक। तो ये सुनने का यंत्र जो क्या होता है कि नैनो प्लग ये जो बहुत ही इसका आकार जो है बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना। और इतना ये छोटा होता है कि इसको आसानी से ये जो है नज़र भी नहीं आता है, ठीक ना। तो यानी कि इसका प्रयोग किसमें क्या होता है नैनो प्लग का प्रयोग, तो एक प्रकार की क्या है सुनने का यंत्र है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन दिया था आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि एक छोटे सुनने का यंत्र, कि बहुत ही छोटा है यंत्र, ठीक है। लेकिन ये किसका काम आता है, ये सुनने के काम आता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, देखिए NaHCO3 होता है, इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक। तो NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसे बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा जो है इसका नाम
क्यों क्यों पड़ा बेकिंग सोडा? क्योंकि देखिए इसका यूज़ जो है ना आपको बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। किसके पाउडर बनाने में? तो बेकिंग पाउडर, ठीक ना, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा बेकिंग सोडा, ठीक। तो ये बेकिंग सोडा क्या है? तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि NaHCO3 है, ठीक। क्या है ये? तो NaHCO3 है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक ना। देखिए धोने का सोडा है, देखिए कपड़ा वपड़ा धोने में काम आता है सोडा। देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए इसका सबसे पहले रासायनिक नाम समझते हैं क्या है। देखिए इसका रासायनिक नाम है आपको सोडियम कार्बोनेट। क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? देखिए Na2CO3, Na2CO3 क्या हो गया? तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन को देखते हैं। पहला कथन है कि आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक बात है, क्योंकि देखिए आकाश जो नीला दिखता है वो किस कारण से दिखता है? तो ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण दिखता है, तो ये सही है, ठीक है। 2 नंबर में कहा आपको इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए इंद्रधनुष क्या होता है? इसमें जो टोटल 7 रंग होता है, ठीक। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है प्रकीर्णन नहीं है, ठीक ना। इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे? देखिए इंद्रधनुष बनता कैसे है कि देखिए ये जो है ना आपको देखिए जब ये हमेशा जो है ना आपको वर्षा के मौसम में बनता है, ठीक ना। जब देखिए बादल का छोटा छोटा बूंद जो है ना वायुमंडल में रहता है, तो इसी पर जो है ना ये जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये जो है ना आपको प्रिज्म की तरह ये कार्य करता है, ठीक ना। और इसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक ना। तो इसी कारण जो है ना इसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, ठीक ना। तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए 3 नंबर में क्या है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल देखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी बात सही है, ठीक ना। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय यानी कि सूर्य जो लाल दिखता है वो किसका उसका कारण क्या है? तो प्रकीर्णन है, ठीक। यानी 1 और 3 दोनों सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा, ठीक। जब देखिए बहुत ऊंचाई पर से जब हम वायुयान से यानी कि बहुत ऊंचाई पर से यानी कि वायुयान क्या ऊंचाई पर है, ठीक ना, वहाँ से जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला, ठीक ना। देखिए जब हम अंतरिक्ष से भी आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखता है? तो काला ही दिखता है, ठीक ना। तो यानी कि अंतरिक्ष भी क्या है? तो ये बहुत ही ऊंचाई ही स्थान है अंतरिक्ष, ठीक ना। तो इसी कारण क्या आता है? वहाँ से काला दिखता है आकाश, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ पर, ठीक। देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये आपको पुणे में स्थित है। कहाँ है? तो ये पुणे में, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुणे, ठीक। देखिए जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये होता आपको 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक। ये रासायनिक जो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये देखिए किसका संगठक प्रयोगशाला है? तो ये देखिए आपको CSIR जो है CSIR का ही है जो एक ये संगठक प्रयोगशाला क्या है? तो ये आपको संघटक प्रयोगशाला है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये आपको कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मुंबई में स्थित है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई, ठीक। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको 1 जून 1945 को जो है ना इसमें इसका स्थापना हुआ था मुंबई में, ठीक ना। इसमें देखिए क्या इसमें किसके लिए इसका स्थापना किया गया था? ये देखिए आपको उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए इसका स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस चीज़ पर, ठीक। यानी कि विश्व का जो प्रसार हो रहा है तो वो किस पर आधारित है? देखिए प्रसार यानी कि ब्रह्मांड का, देखिए हमेशा आप जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है? प्रसार हो रहा है, ठीक। तो किस घटना पर आधारित है? ये आपको डॉपलर के प्रभाव पर आधारित, ठीक। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव, ठीक। देखिए डॉपलर प्रभाव के कारण ही क्या होता है कि आकाश गंगा का केंद्र से जो है ना आने वाली प्रकाश की जो उत्पन्न लाल विचलन होता है यह आपको लगता है कि हमसे क्या होता है? ये दूर जा रहा है, ठीक ना। तो दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात क्या हुआ कि उसका दिशा में जो है ना ब्रह्मांड का विस्तार होने के दूर जा रहे क्या हुआ? उसका दिशा के दूर जा रहे कि ब्रह्मांड क्या हुआ है? विस्तार हो रहा है, ठीक। तो ये किस कारण हुआ? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण ही हुआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखिए लेजर क्या है? देखिए लेजर जो है एक ऐसी युक्ति इसके द्वारा किसको उत्पन्न किया जाता है? तो आपको उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्दीपित विकिरण, ठीक ना। अब देखिए लेजर क्या काम करता है कि देखिए आपको विकिरण ऊर्जा को है ना विकिरण ऊर्जा की क्या होता है? उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो लेजर के द्वारा है, ठीक ना। और इसके द्वारा उद्दीपित विकिरण भी किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें से कौन सा अम्ल है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। देखिए एम दिया आपको नाइट्रिक अम्ल, देखिए सोडिक अम्ल, देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपको HNO3, क्या होता है तो HNO3 होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है। देखिए बी में है सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए गंधक अम्ल से कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है तो H2SO4 होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे सल ऑक्सीजन तो 4 गो, ये भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसे नमक का अम्ल कहते हैं, ये देखिए आपको HCl है, तो HCl में देखिए ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा है ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन इसी में तो नहीं है, इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं ये रंगों का अलग अलग करने का तरीका क्या है। देखिए प्रकाश का जो 7 रंग होता है इसको हम सातों को जो है ना अलग अलग करना है, तो इसको कैसे करेंगे अलग। देखिए इसको जो है ना आप देखिए जब प्रिज्म के द्वारा जो है ना आपको श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो ये क्या होता है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रिज्म के द्वारा जो इसको अलग कर सकते हैं, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक प्रिज्म के रंगों को अलग किया जा सकता है, ठीक ना। मतलब एक प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश तो क्या होगा वो अलग हो जाएगा 7 रंगों में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए, ठीक। देखिए समतल दर्पण जो होता है उसमें जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितना बनता है तो वो कैसे बनता है। देखिए जो वस्तु जितना ऊंचाई का है ना उसके आधा मतलब ऊंचाई का भी दर्पण रहेगा तो उसका प्रतिबिंब पूरा बन जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ प्रतिबिंब यहाँ कोई वस्तु है, ठीक। यहाँ कोई वस्तु है, इसके आगे क्या है दर्पण लगा हुआ है, ठीक। ये देखिए वस्तु अगर h ऊंचाई का है तो अगर इसमें क्या होता है कि h/2 ऊंचाई का भी दर्पण है ना तो ये पूरा वस्तु का जो है ना पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए किस ऑप्शन में दिया है ये बात, तो ये देखिए आपको व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक। देखिए समतल दर्पण, देखिए सबसे पहले समझिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखिए वक्रता त्रिज्या हुआ है कि जैसे देखिए कि कोई भी जो है ना दर्पण जो है एक गोला का ही भाग होता है, ठीक। देखिए एक एक गोला है तो इसका ही भाग होता है दर्पण, ठीक ना। ये दर्पण देखिए यहाँ देखिए गोला को बीच से काट दिया जाता है, तो ये देखिए इधर बन गया आपको कौन सा दर्पण, तो ये बन गया आपको अवतल दर्पण। तो इसी गोला का जो केंद्र होता है इसी केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र से जो यहाँ मिलता है इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये वक्रता त्रिज्या जो है आपको समतल दर्पण में क्या होता है तो ये अनंत होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है। देखिए जीवाणुभोजी जो होता है बैक्टीरियोफेज वो क्या है। देखिए बैक्टीरियोफेज क्या है तो ये जो है ना आपको ये आपको जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जो है ना आपको बैक्टीरियोफेज कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो विषाणु जो है ना जीवाणु को ही संक्रमित कर देगा तो वो क्या कहलाएगा तो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के कारण के काटने से होता है। देखिए कीट के काटने से कौन सा रोग, देखिए ए स्कर्वी दिया है, सी निमोनिया, डी दमा, ये सब क्या आपको कीट काटने देता है। लेकिन यहाँ डेंगू देखिए डेंगू क्या आता है तो ये जो है ना आपको तो ये आपको मच्छर के काटने से होता है, ठीक ना। मच्छर क्या एक प्रकार का कीट है, ठीक। तो ये कीट के काटने से होता है, इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेंगू, ठीक ना। देखिए डेंगू जो है ये जो है ना आपको वायरस से होता है, ठीक ना। कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इस समय से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं यानी कि गलत सुमेलित है, ठीक। देखिए गलत सुमेलित कौन है तो ये देखिए ऑप्शन नंबर एम दिया है कि फ्लोरीन, जो फ्लोरीन युक्त कार्बन युक्त है यही तो गलत है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन क्या है ये आपको कार्बन का एक अप्रूफ है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन का अप्रूफ है इसे जो है आपको कार्बन 60 के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखिए फ्लोरीन जो है इसकी खोज कब हुआ था तो 1985 में हुआ था, ठीक ना। देखिए इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था, देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, इन्हीं के नाम पर जो इसका नामकरण किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए बी में दिया है आपको शुष्क बर्फ जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होता है आपको तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए शुष्क बर्फ बनाया कैसे जाता है, देखिए इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए शुष्क बर्फ का निर्माण देखिए कैसे होता है। देखिए को जो है इसको निर्माण करने के लिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पहले कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है तो गैस अवस्था में होता है, ठीक है। उसे पहले क्या किया जाता है तरल अवस्था में किया जाता है, ठीक है ना। उसके पश्चात जो है ठोस में परिवर्तित की जाती है, ठीक है ना। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना तो पहले गैस में था तो उन्हें पुनः तरल कर दिया गया और तरल से तब ठोस बनाया। लेकिन जब ये ठोस से जब होता है तो ये सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ये ठोस से जो तरल बने बिना सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक ना। अब देखिए सीम जाए को केरोटीन जो है ये मानव त्वचा के बाहरी परत में पाते हैं, ठीक बात है। क्योंकि देखिए केरोटीन जो होता है मानव त्वचा के बाहरी परत में ही पाया जाता है। देखिए बाल हो गया, नाखून हो गया, स्किन हो गया, इस सब पर ये पाया जाता है, तो ये भी सही है। डी में दिया है कि मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य, सही बात है। क्योंकि देखिए मस्टर्ड गैस है एक प्रकार का ये विषैला हथियार है, ठीक नहीं। जो है ना आपको रासायनिक युद्ध अगर होता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना
वायरस से संबंधित है, ठीक। इसमें से कौन सा बीमारी है जो कि कोरोना वायरस, देखिए ए में दिया है आपको कि एम मर्स दिया है, यानी कि MERS, ठीक। उसके बाद देखिए SARS दिया है SARS, सार्स और कोविड-19, ठीक। देखिए कोविड-19, देखिए वर्ष 2019 में क्या हुआ था कि कोरोना वायरस का एक नवीनतम प्रकार आया था जिसका नाम था आपको नोवेल कोरोना वायरस, या ऐसे ही SARS-CoV-2 2019 nCoV के नाम हुई, ठीक ना। जो कि क्या हुआ कि इसे कोविड-19 नामकरण, वैश्विक महामारी के कारण इसका जो नामकरण क्या हो गया, कोविड-19 हो गया, ठीक ना। और कोरोना वायरस से संबंधित जो है अन्य प्रमुख बीमारी है जिसे सार्स है और एक और क्या आपको तो मर्स है, ठीक नहीं। ये दोनों कोरोना वायरस से, यानी कि सार्स हो गया, मर्स भी हो गया, कोविड-19 क्या कोरोना वायरस से ही है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक। ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है, ठीक। देखिए कथन देखते हैं। कथन में कहा है कि विषाणु संक्रमित कर सकता है। देखिए विषाणु जो है किस किस को संक्रमित कर, देखिए विषाणु क्या होता है, ये जो आपको बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, और ये कैसा होता है तो अकोशिकीय होता है, ठीक ना। ये अकोशिकीय होता है, ये जो है ना आपको केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि है, अपना जो है वंश वृद्धि केवल जीवित कोशिका में ही कर सकता है, ठीक ना। ये देखिए क्या करता है कि जीवित कोशिका युक्त कोई भी प्राणी है उसको जो है ये जाता है वहाँ क्या करता है अपना, तो ये वंश वृद्धि करता है, तो उसको क्या करता है ये संक्रमित कर देता है, ठीक ना। ये देखिए कहाँ कहाँ फैल सकता है, देखिए पशु में फैल सकता है, पौधा में भी, कवक में भी, जीवाणु में भी, जहाँ जहाँ जो जीवित है ना तो यानी उसी पर ही फैल सकता है, ठीक है। देखिए जीवाणु में फैल सकता है, कवक भी जीवित ही रहता है, पादप भी जीवित है, इनके सब पर फैल सकता है, यानी कि 1 2 3 तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या। देखिए पैथोजीन जो है जो कि सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या है आपको, ये है आपको राइनो वायरस है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइनो वायरस, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वन PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक ना। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।